हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो जैसा कि आपको पता है, रैंक बूस्टर की पूरी एक सीरीज चल रही है और हम बात कर रहे हैं उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि जेई मेंस, एडवांस और मेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कंसेप्चुअल एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है। क्योंकि आपको पता है जनवरी जेई मेंस एनटीए सेशन के लिए भी हमने रैंक बूस्टर आपको दिया था और वो रैंक बूस्टर काफी हिट रहा क्योंकि वहां से कई क्वेश्चन हूबहू वैसे ही पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस उन्हीं कंसेप्ट्स के पैरेलल पूछे गए थे जैसा हमने उन रैंक बूस्टर में डील किया था। रैंक बूस्टर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों जरूरी है रैंक बूस्टर आपके लिए? इसका सिंपल सा मेरा आंसर है मेहनत करना और उसको रैंक में कन्वर्ट करना। दोनों में मैंने पर्सनली देखा है कहीं ना कहीं एक लैग रह जाता है। तो ये रैंक बूस्टर की सीरीज इस लैग को मिनिमाइज करेगी, आपके स्मार्ट एफर्ट को कन्वर्ट करेगी एक बहुत ही बेहतर रैंक में। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना क्योंकि यहां पर सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे बल्कि साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे हर एक क्वेश्चन के बिहाइंड के कंसेप्ट को फ्रॉम माइक्रो लेवल टू मैक्रो लेवल तक, जिससे कि अगर क्वेश्चन को घुमाया जाए, डिफिकल्टी लेवल को इंक्रीज किया जाए तो आपका नेगेटिव ना हो, आप 100% एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो इस वीडियो को एक नई एनर्जी और जुनून के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्लोज योर आईज फॉर 4 to 5 सेकेंड एंड कंप्लीटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ? ठीक है, अब पेन और नोटबुक लेके बैठो क्योंकि हम यहां पर सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के पीछे छुपे हुए जो हिडन फैक्ट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उनको कंप्लीटली माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिटिव टाइम में बिल्कुल क्वेश्चंस के पूछने का अंदाज और स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चंस को अगर घुमाया जाए तो कैसे पूछा जा सकता है, डिफिकल्टी लेवल को कैसे बिल्कुल प्राइम स्टैंडर्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से टफ किया जा सकता है। तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे आसान क्वेश्चन लूंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाता जाऊंगा और कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आएंगे जो आपके दिमाग को झकझोर देंगे। तो समझना, सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ हम आते हैं। इसमें हमसे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। इन्होंने यहां पर एक रिडॉक्स के कांसेप्ट को पूछा है और जो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं वो ग्रुप 18 पी ब्लॉक से दिए गए हैं। तो यहां पे कई चीजें आपको समझ में आएंगी। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आपको इक्वेशंस को समझना है। कैसे? मैं सबसे पहले यहां देखता हूं कि आपको बोला गया रिडॉक्स रिएक्शन की बात की गई है, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन की बात की गई है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। वैसे आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन इन इक्वेशंस में कुछ जानकारी छुपी हुई है। जैसे कि मैं ज़ेनॉन की बात करूं ना, तो यहां पर ये +2 में है और यहां पर ये +6 में है। ठीक है, ओके, आगे आते हैं। यहां पर ये हमारा +4 में है और यहां पर ये हमारा +6 में है। आगे हम आते हैं, यहां पर ये हमारा +2 में है और यहां पर भी हमारा ये +2 में है। आगे आते हैं, यहां पर ये हमारा +6 में है, यहां पर ये हमारा +6 में है। तो रिडॉक्स आई थिंक जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल बदला नहीं, यहां नहीं बदला तो ये ऑप्शन होगा नहीं, यहां नहीं बदला ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बच गए 2 ऑप्शन हमारे पास। अब आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हो यहां पर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन या फ्लोरीन की, फ्लोरीन यहां पर भी -1 में ही था, यहां पर भी -1 में ही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदल रहा है। ऑक्सीजन भी स्टिल आप देख रहे हो -2 में ही था और यहां पर भी -2 में ही है। तो ये भी ऑप्शन चला गया। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। यहां पे हम देख पा रहे हैं बहुत ही शानदार कंपाउंड है मेरे भाई, ये O2F2। यहां पर ऑक्सीजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। चेक करके देख लो, 2x - 2 = 0, तो x = +1। तो यहां पर ऑक्सीजन +1 से कन्वर्ट हो रहा है, कहां पर? 0 में जा रहा है। मतलब यहां पर ऑक्सीजन जो है बेटा ये हमारा रिड्यूस हो जा रहा है और ज़ेनन जो है ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। तो रिडॉक्स इक्वेशंस का एक एग्जांपल है। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन था मेंस और नीट लेवल का, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे बहुत पसंद आई ये इक्वेशंस अपने आप में। यहां पे बहुत ध्यान से देखो कि हम ज़ेनॉन के बहुत सारे इक्वेशंस प्रैक्टिस करते हैं जेई और मेडिकल के लिए, बट इस इक्वेशन को कहीं ना कहीं हम नजरअंदाज कर देते हैं। भूलना मत इस इक्वेशन को कि आज आपको पहला रैंक बूस्टर का क्वेश्चन ये दिखा था, XeF4 + O2F2।
मतलब यहां पर xenon टेट्राफ्लोराइड रिएक्ट करता है O2F2 के साथ और ये O2F2 से ना F2 को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता। देखो हुआ क्या, HCF4 ने एक F2 को एब्स्ट्रैक्ट किया है और ये कन्वर्ट हुआ है HCF6 में और O2F2 से O2 रिलीज हो गई है। तो एक बहुत बढ़िया मेथड है। मेनी अ टाइम्स हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड F2O2 से रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकता है। तो देखो HCF4 एक ऐसा आपको xenon का हैलाइड दिख रहा है जो कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर सकता है। तो इससे कई बार कई तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले आईआईटी रुड़की भी क्वेश्चन इससे पूछते आई है, इससे एआईपीएमटी क्वेश्चन पूछते आई है, ये ओलंपियाड स्टेज 1 में भी कई बार दिखा है। तो ये बहुत ही वाइटल इक्वेशन है, इसीलिए मैंने इसको पुट किया और क्वेश्चंस में मैंने सिंपल एक रिडॉक्स रिएक्शन की डिमांड की है। अदरवाइज रिएक्शंस कई मायने में काफी हेल्पफुल और काफी इंफॉर्मेटिव है। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत की। उम्मीद करता हूं जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को बना रहे होंगे उनका सही हुआ होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं इस क्वेश्चन में काफी कुछ डिजाइन है, काफी कुछ अलग करने की कोशिश की गई है, आप इसको समझें। देखो ये मेटलर्जी का बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर से, और ये आपके कई कंसेप्ट को खोल के रख देगा। 100% फोकस होकर बेटा मेरे साथ जुड़े रहना। एक एक वर्ड बताया जा रहा है उसको सेट करो दिमाग में। हर एक वर्ड जेईई मेंस, एडवांस, नीट, एम्स और ओलंपियाड में काम आएगा। समझना, कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं, कुछ प्रोसेस दिए गए हैं, एक्चुअली आप बोल सकते हो कुछ फ्लो डायग्राम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, किसके लिए किसी पर्टिकुलर ओर से हमें मेटल निकालना है तो कौन सा सही है। चलिए हम आंसर की बात करें तो वो तो 30 सेकंड के अंदर बता दिया जाएगा, लेकिन समझते हैं हर एक इक्वेशंस में जानकारी क्या है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आज के रैंक बूस्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस में से एक है। तो समझना, हम सबसे पहले बात करते हैं टिन स्टोन की। तो बेटा टिन स्टोन जो होता है वो SnO2 को बोला जाता है, पहली जानकारी। और SnO2 का जो नाम है ना ये है कैसिटेराइट। कैसिटेराइट तो भूलेंगे नहीं, इसका जो और नेम है ना SnO2 को हम कैसिटेराइट बोलते हैं और इसको इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में टिन स्टोन बोला जाता है। इसको हम बोलते हैं टीना पत्थर हिंदी में, इट इज एक्चुअली टिन स्टोन, ठीक है, जैसा लाइम स्टोन होता है। ओके नाउ अब हम आते हैं, इसका इन्होंने बोला है मैग्नेटिक सेपरेशन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं टिन स्टोर का जो कंसंट्रेशन किया जाता है वो 2 प्रोसेस में होता है। 2 प्रोसेस इसके लिए यूज होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग। और दूसरा जो होता है वो होता है मैग सेपरेशन, मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, तो बढ़िया, ये तो सही बोल रहा है कि इसका कंसंट्रेशन मैग्नेटिक सेपरेशन से कर लीजिए, जो कि दूसरा चॉइस हमारे पास है। अब सबसे फर्स्ट चॉइस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन पे भी काम कर जाएगा। ठीक है, अब हमें आ गया है SnO2 कंसंट्रेटेड और आ गया। अब इन्होंने बोला है इसका सेल्फ रिडक्शन। आई एम रियली वेरी सॉरी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है SnO2 का सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है। SnO2 को हमें स्मेल्ट करना होता है, स्मेल्टिंग की जाती है इसका। कैसे? हमें क्या किया जाता है, SnO2 को कोक के साथ मिलाते हैं और रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर इसको 1300 डिग्री सी टू 1400 डिग्री सी पे 13 से 15 घंटे तक स्मेल्टिंग किया जाता है। तब जाके ये कन्वर्ट होता है SN में और 2CO में या SnCO2 में। तो ये कहना कि SnO2 का सेल्फ रिडक्शन होता है, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हम SnO2 का बेटा सेल्फ रिडक्शन नहीं कर सकते हैं। सेल्फ रिडक्शन होता है किसका किसका, HGS का होता है, PBS का होता है और हमारे पास किसका होता है, ZNS का भी काफी हद तक होता है। तो इनका सेल्फ रिडक्शन होता है, SnO2 का सेल्फ रिडक्शन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल 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 एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंपाउंड रेड बॉक्साइट। बेटा देखो, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का सबसे एवरग्रीन ओर है और मैं आपको बोल दूं ये वर्ल्ड वाइड 2 मेन फॉर्म में पाया जाता है, रेड बॉक्साइट एंड व्हाइट बॉक्साइट। एक्चुअली अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट की तो रेड बॉक्साइट है, एशियन और अफ्रीकन कंटिनेंट की बात करें तो व्हाइट बॉक्साइट होता है। अब समझो, यहां पर कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता कि इसमें इंप्योरिटी क्या होती है, तो मैं आपको समझाता हूं। देखो, 2 तरह की इंप्योरिटी होती है बॉक्साइट में। हालांकि ये जो आप बॉक्साइट की जिसकी हम बात कर रहे हैं ना बेटा, हम बात कर रहे हैं Al2O3.2H2O की। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये 2 तरह का होता है, एक होता है रेड और एक होता है व्हाइट। देखो अब समझो, जो रेड बॉक्साइट होते हैं, जो ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें इंप्योरिटी के तौर पे फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, और व्हाइट बॉक्साइट में इंप्योरिटी के तौर पे सिलिका होता है SiO2। Fe जो
Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड 20 से 25% के आसपास होता है, हालांकि ये फ्लक्चुएट करता है अलग अलग कॉन्टिनेंट में, और SiO2 जो होता है वो 20% तक पाया जाता है इंप्योरिटी। अब देखो याद कैसे रखना है, आपको पता है सिलिका वाला कंपाउंड तो कलर रखेगा नहीं, कलर तो रखेगा आयरन वाला ही, क्योंकि आयरन के ऑक्साइड्स जो होते हैं यही डार्क ब्राउन कलर के रेडिश टाइप के होते हैं, तो ऑब्वियसली आयरन की वजह से रेड बॉक्साइट का कलर, इस बॉक्साइट का कलर रेड होता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, क्योंकि सिलिका की वजह से तो कलर आएगा नहीं, Fe2O3 की वजह से ही रेड कलर आ रहा है। तो जो बॉक्साइट का एक्चुअल कलर है ये कोई कलर नहीं है, व्हाइट टाइप का ही होता है, बट इंप्योरिटी के तौर पे अगर Fe2O3 20-25% अगर इसमें अवेलेबल रहता है, जो कि होता है, तो उस कंडीशंस में हम इसको रेड बॉक्साइट बोलते हैं। अदरवाइज सिलिका इंप्योरिटी के तौर पे है तो हम इसको व्हाइट बॉक्साइट बोलते हैं। अच्छा, आगे आइए, तो आप ये समझ चुके हो बॉक्साइट क्या होता है। आगे हमसे पूछा गया है रेड बॉक्साइट सरपेक्ट प्रोसेस किया गया है। नहीं 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 नहीं, यहां पे कुछ प्रॉब्लम है। कैसे बेटा, जो रेड बॉक्साइट है ना, समझे इस बारे में कि जो रेड बॉक्साइट है, रेड बॉक्साइट से हम दो प्रोसेस का यूज करते हैं इसको Al2O3 में, कंसंट्रेटेड Al2O3 में कन्वर्ट करने के लिए। पहला प्रोसेस यूज किया जाता है बेयर प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, और दूसरा यूज किया जाता है हॉल्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस। समझो बात को बेटा, तो रेड बॉक्साइट से Al2O3 कंसंट्रेट करने के लिए दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं, बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस। और जो सरपेक्ट प्रोसेस है ना, ये बेटा यूज किया जाता है व्हाइट बॉक्साइट के लिए। तो यहां इन्होंने बोला है रेड बॉक्साइट और प्रोसेस लगा दिया है व्हाइट बॉक्साइट का, दैट मींस दिस इज आल्सो रॉन्ग। मतलब रेड बॉक्साइट से अगर हमें Al2O3 चाहिए तो हम या तो लगाएं बेयर प्रोसेस या तो लगाएं हॉल प्रोसेस। अगर यहां पे व्हाइट बॉक्साइट होता फिर तो सही था, तो यहां व्हाइट बॉक्साइट होता तो हम सरपेक्ट प्रोसेस लगाते, Al2O3 बनता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करवाते, Al इम्प्योर बनता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते। यहां से यहां तक तो बिल्कुल सही है, बट ये प्रोसेस की जगह मात खा गए। अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको ये सही लगेगा, बट एक्चुअल में ये बहुत ही रॉन्ग है, क्योंकि प्रोसेस यहां पर गलत दे रखा है। तो भूलेंगे नहीं, बॉक्साइट दो तरह का हो गया, रेड हो गया, व्हाइट हो गया। इंप्योरिटी भी मैंने आपको बता दी, परसेंटेज भी मैंने बता दिया, कॉन्टिनेंट ये जियोग्राफिकली कहां पाया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से प्रोसेस है किन किन कंडीशंस में यूज किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा आते हैं गैलेना। तो बेटा गैलेना आपको पता है ये PBS होता है, बहुत कॉमन है, हम इसको क्लास 10th से ही जानते हैं इसको PBS। और आपको पता है ये एक सल्फाइड ओर है, तो फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगाया गया है, बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है, बिल्कुल सही लगाया गया है। तो यहां तक तो सही है, PBS बन गया। इसके बाद इन्होंने इसका बोला है पार्शियल रिडक्शन और पार्शियल रोस्टिंग प्लस सेल्फ रिडक्शन। बिल्कुल सही बात है। कैसे, आपको पता है PB इम्प्योर्ड, ये जो मैंने अभी अभी आपको यहां बताया ना कि जो PBS होता है ना ये सेल्फ रिडक्शन भी देता है। एक तो इसका पार्शियल पहले तो रोस्टिंग हो जाता है PBS, और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन के साथ ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है इसमें PBO में प्लस SO2 में। ठीक है, एक बहुत ही कॉमन सा ये एक रिडक्शन है। कभी कभी क्या होता है ये PBS और PBO है ना, ये आपस में 2PBO ये आपस में मिलके 3PB प्लस SO2 भी बना लेते हैं। तो ये जो है ना बेटा, ये आपस में ही सल्फाइड और ऑक्साइड दोनों मिलके जब हमें मेटल देना स्टार्ट कर देते हैं ना बेटा, तो हम इसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। और ये जो सेल्फ रिडक्शन की घटना है ना, ये पाई जाती है ZnS में, PBS में, HGS में, और एक और है Cu2S में पाई जाती है। तो इनको भूलेंगे नहीं, हमारे पास एक किन किन केसेस में पाया जाएगा, HGS, PBS, ZnS, Cu2S, ये मेनली ये केसेस हैं जहां पर इनके सल्फाइड अपने ही ऑक्साइड से रिएक्ट कर जाते हैं और सल्फाइड ऑक्साइड रिडक्शन हो जाती है जिससे मेटल निकल आता है। हालांकि ये मेटल प्योर नहीं है, बट इस प्रोसेस में इंप्योर मेटल मिलता है। तो देखते हैं यहां पर क्या इन्होंने बोला है, PB इम्प्योर, और फिर इन्होंने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की है और PB प्योर आ गया। बेटा ये लास्ट का जो प्रोसेस है ना, इसको याद रखना। जैसे कि यहां पे हम आते हैं, SN इम्प्योर था, इसका डिस्टिलेशन करके SN किया गया था। आपको लग रहा होगा हाँ इतना तो हमने देख लिया, शुरू में ही हमें गलत मिल गया तो हम इस पे क्यों विचार करें, बट ऐसा नहीं है बेटा, आपको एडवांस एम्स में काफी काम आएगा। जैसे कि SN इम्प्योर से डिस्टिलेशन से SN आपने बनाया, बट आपको मैं बता दूं इम्प्योर टिन को प्योर टिन में कन्वर्ट करने के लिए ना सबसे बढ़िया मेथड होता है फायर रिफाइनिंग, फायर रिफाइनिंग। देन आफ्टर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। फायर रिफाइनिंग को ही ना इन्होंने डिस्टिलेशन बोला है, तो या तो फायर रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करेंगे। तो ये छोटी छोटी बात है जो आपको आउटलाइन एक्सप्लेन पे मिल रही है, आप इसको नोट करें। इसको बोलते हैं फायर रिफाइनिंग या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो यहां पर डिस्टिलेशन है जो कि काफी क्लोज है फायर रिफाइनिंग से। हालांकि ये आंसर हमारा शुरू में ही गलत हो गया था सेल्फ रिडक्शन के टाइम, बट ये
सारे टर्म्स को आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्लियर है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि यहां तक सारे प्रोसेस ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे पीबी प्योर आ जाएगा। आगे आते हैं हेमेटाइट। आपको पता है एक बहुत ही कॉमन सा एवरग्रीन ओर है आयरन का, वो है Fe2O3। काफी सारे ओर होते हैं, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है। तो यहां पे इसमें लिखा है इन्होंने लीचिंग बाय NaOH, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। हम लीचिंग नहीं करते हैं, लीचिंग किया जाता है जनरली पैसिव मेटल्स के लिए, या लीचिंग किया जाता है बॉक्साइट से। जब हम जो यहाँ पे कंसंट्रेशन कर रहे थे वहां पर हम इसको NaOH के साथ लीच करते हैं। आयरन का लीचिंग नहीं होता है। आयरन में आप इसको ग्रेविटी सेपरेशन लगा सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन लगा सकते हो, हाइड्रोलिक वॉशिंग लगा सकते हो, बट लीचिंग नहीं लगाया जाता। तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट था। तो यहाँ लीचिंग गलत है, कार्बन रिडक्शन सही है, Fe इम्प्योर सही है और वहां पे प्योर सही है। तो लीचिंग हम यूज नहीं करेंगे। देखो बेटा कितना बेसिक क्वेश्चन था, आपके बेसिक कंसेप्ट को इन्होंने डील किया, और मुझे पता है आपको इस क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट थे बेटा। तो इनको भूलना मत कि किसका कंसिडरेशन कैसे करते हैं, कब रोस्टिंग करेंगे, कब कैल्सिनेशन करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, रिफाइनिंग कैसे होता है, कितने टाइप के रिफाइनिंग है, कौन कौन से मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं, बेयर प्रोसेस क्या है, हॉल प्रोसेस क्या है, सल्फेट प्रोसेस क्या है, मॉन्ड प्रोसेस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आएगा। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको बहुत बढ़िया से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, और धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो रहा होगा, और आपको लग रहा होगा कि हाँ अब मैं कुछ बढ़िया चैलेंजिंग क्वेश्चंस कर सकता हूं। तो अगला क्वेश्चन हमने चूज किया है एक ब्लॉक केमिस्ट्री का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस तरह के जो डिफरेंट इक्वेशंस है लास्ट 10 इयर्स के अंदर जेई में और मेडिकल में खूब दिखे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान से समझना। तो हमें कुछ प्रोसेसेस हैं और हमें बताने हैं इनमें से करेक्ट फ्लो डायग्राम कौन सा है, जो जिनमें सारे प्रोसेसेस सारे डायग्राम बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं इन चेंजेस को। तो समझना, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इन सारे स्टेप्स को। तो समझना, यहां में दिया गया है नाइट्रोजन, ठीक है, डाइनाइट्रोजन गैस दी गई है, और बोला गया इसको कैल्शियम के साथ हीट करना है। बहुत बढ़िया, कैल्शियम के साथ आपको पता है बहुत बढ़िया से रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ रेड हॉट कैल्शियम के केसेस में, और ये नाइट्रोजन से बहुत बढ़िया कंबाइन होकर आयोनिक कंपाउंड देते हैं। और ये आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्राइड्स, है ना। तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब मेटल्स बहुत बढ़िया से नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट होते हैं, इनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है। तो ये कैल्शियम नाइट्राइड यहां पे बेटा फॉर्म कर रहा है। अब आपको पता है नाइट्राइड के केस में क्या होता है, मैं अगर इसको लिखता हूं तो 3Ca2+ और हमारे पास 2N- माइनस, तो टोटल 3 × 2 6 प्लस चार्ज और 2 × 3 6 माइनस चार्ज। तो ये इस कंपाउंड का आयोनिक फॉर्म है। अब आपको पता है आप डाइल्यूट एसिड देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 मान लीजिए 3 मोल हम HCl लेते हैं, तो 3H+ के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और अमोनिया गैस बनेगी। और यहाँ से जो हमारे पास Cl हो गए वो कैल्शियम के साथ कनेक्ट होकर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन बनाएंगे और अमोनिया गैस निकलेगी। तो यहाँ तक भी बिल्कुल सही है। आपको पता है मेटल के साथ रिएक्शन किया, नाइट्राइड बनाया, डाइल्यूट HCl के साथ या वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है तो अमोनिया गैस रिलीज करता है। यहाँ पे Cl था तो CaCl2 बना, पानी होता तो CaOH बनता है, ठीक है। यहां तक तो ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये हमारे पास पोटेशियम टेट्राहाइड्रोमर्क्यूरेट का एल्कलाइन सॉल्यूशन है। और आप मुझे बताओ बेटा ये क्या होता है, K2AgI4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है NR, नेस्लर्स रिएजेंट। और ये एक बहुत फेमस रिएजेंट है जो अमोनिया को चेक करता है, अमोनिया के टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये क्या बनाता है, ये एक ब्राउन पीपीटी देता है, ब्राउन पीपीटी देता है, आयोडाइड ऑफ मिलन सॉल्ट्स बनाता है। मतलब ये ब्राउन पीपीटी देता है, नाइट्रोजन थोड़ी ना देता है। इसका मतलब ये वाला स्टेप गलत है। तो ओवरऑल ये करेक्ट चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो याद रखना, अमोनिया नेस्लर्स रिएजेंट के साथ ब्राउन पीपीटी देता है, ना कि नाइट्रोजन गैस देता है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कमिंग टू नेक्स्ट, आते हैं N2। अगेन हीट किया गया, अभी अभी मैंने आपको बताया कैल्शियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, बिल्कुल सही है। मैंने पिछले केस में बात किया था पानी के साथ रिएक्शन होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, बिल्कुल सही है। रेड हॉट CuO के साथ, ये एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन है जिसको मैंने पर्सनली देखा है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करते हैं। ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, याद रखना। एक एक्सक्लूसिव नाइट्रोजन बनाने का मेथड है क्या, कि अगर हम अमोनिया का रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, कंडीशन है ये रेड हॉट होना चाहिए, तो ये कॉपर में साथ ही साथ नाइट्रोजन में और वाटर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये प्रोसेस भी सही है, ये प्रोसेस भी सही है, ये प्रोसेस भी सही है। तो ओवरऑल ये ऑप्शन हमारा सही है। अब हम इज आर बोला गया है तो हमें चेक करना होगा कि और भी ऑप्शंस करेक्ट है, देखते हैं। अब हमारे पास है N2 और हीट किया गया कैल्शियम के साथ, तो ये कैल्शियम नाइट्राइड बन रहा है, बिल्कुल सही। यहां तक तो सही है, हमने ऊपर भी देखा। अच्छा
आगे हम आते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला गया है कि इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने पिछले केस में भी बोला अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसको हीट किया गया एक्वस नाइट्रिक एसिड के साथ। नहीं 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 नहीं, ये गलती क्वेश्चन हो गया। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि जब अमोनिया एक्वस नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं ना, एक्वस के साथ, तो ये सॉल्ट बनाता है, NH4NO3 का एक्वस सॉल्यूशन बनाता है। तो यहां पर होना चाहिए अमोनियम नाइट्रेट, ना कि होना चाहिए ये नाइट्रोजन। सो दिस इज रॉन्ग। आगे के इक्वेशंस पे आते हैं। N2 को हीट किया गया पोटेशियम के साथ, बिल्कुल सही बात है, पोटेशियम के साथ ये हीट किया गया है, ये पोटेशियम नाइट्राइड बन रहा है 3K प्लस N3 ठीक है। वाटर इस पे डालेंगे, बिल्कुल सही बात है, वाटर का OH K+ के साथ कनेक्ट होकर KOH बनाएगा और वाटर का H+ इसके साथ कनेक्ट होकर अमोनिया गैस बनाएगा। यहां तक तो सही है। रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ देखो, यहां पर कुछ केसेस है। क्या केसेस हैं? आपको पता है कि जब तक हमारे पास ये लिखा हुआ ना हो कि NH3 एक्सेस में है, तब तक हम नाइट्रोजन को इंक्लूड नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर हमारे पास एक्सेस नहीं लिखा हुआ है तो साधारण परिस्थितियों में, जनरल कंडीशंस में, अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करके NCl3 प्लस HCl बनाता है। लेकिन अगर हमें लिख दिया जाए कि अमोनिया आपका एक्सेस में है, तो उस कंडीशन में लगभग में 8 मोल अमोनिया लगता है और 3 मोल क्लोरीन लगते हैं। जब ये रिएक्शंस करते हैं, अमोनिया जब एक्सेस में होता है, तब जाके हमारे पास बनता है, क्या बनता है? नाइट्रोजन गैस बनता है, हमारे पास NH4Cl बनता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में कभी भी नाइट्रोजन फॉर्म नहीं होगा। और आप यहां पर देख रहे हो कि एक बेसिक सा इक्वेशन है, इससे इतना ज्यादा अमोनिया गैस रिलीज नहीं होगा और नीचे लिखा हुआ भी नहीं है एक्सेस में, सो हम इस ऑप्शन को कभी भी करेक्ट नहीं मान सकते हैं। याद रखना, लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जब तक अमोनिया में एक्सेस ना लिखा जाए तब तक आप NCl3 ही बनाना। अगर आपको लिख दिया जाता है कि वहां पर अमोनिया एक्सेस में यूज किया गया है, तभी नाइट्रोजन गैस बनेगी और लगभग में 2.5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है क्लोरीन के कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने बोला एक्सेस। तो समझना इस बात को। तो जो करेक्ट ऑप्शन निकल के हमारे पास आता है वो बी ऑप्शन निकल के आता है। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे हमसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोडक्ट गैस एक्स एंड वाई अदर देन वाटर वेपर आर सेम। मतलब पानी को छोड़ के जो प्रोडक्ट एक्स और वाई बन रहा है, किन किन इक्वेशंस में सेम होगा। एक बहुत ही क्लासिकल इक्वेशंस है, जिसमें से कुछ इक्वेशंस एस ब्लॉक के दिख रहे हैं और कुछ अगेन पी ब्लॉक के दिख रहे हैं। और ट्रस्ट मी, ये दिखने में बहुत सीधा लग रहा है, बट ये उतना सीधा नहीं है। इससे कई बार एमसीक्यूज बने हैं। इन इक्वेशंस को मिला के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, इनसे पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंगल करेक्ट ऑप्शंस का मैंने यहां पे इसको रूप दिया है, लेकिन ये एक मल्टी क्वेश्चन है, ये अपने आप में कई कंसेप्ट को समेट के रखता है और ये आपके दिमाग की बत्ती जला देगा, गारंटी है, समझना। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं, ये Mg2CO3 क्या है? मैग्नीशियम कार्बाइड और वाटर, एल्युमिनियम कार्बाइड और वाटर। ये रिएक्शंस तो क्लास 10th से ही जानते हैं, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट रॉकेट साइंस नहीं लगने जा रही। ये हर किसी को पता है कि Al4C3 जो है वो वाटर से रिएक्शन करता है और ये देता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में देता है मीथेन गैस। इसमें कोई भी नई बात नहीं है, ये हम सबको पता है, बहुत कॉमन रिएक्शंस है। मजे की बात है इसमें, ये जो X है, अगर आपने याद रखा है ना मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ क्या होता है, तो ये आप भूल सकते हो। लेकिन मैं आपको यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। आपको लग रहा होगा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है। आप मुझे बेटा ये बताओ कि मैग्नीशियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो बहुत बढ़िया, हमारे चैनल से लगे हुए हो, इसका मतलब लंबे टाइम से आप। मैंने कई बार इस बात को बोला है, मैं फिर से रैंक बूस्टर में इस बात को बोल रहा हूं और मेरी गारंटी है कि ये काफी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। समझो बेटा, हम बात कर रहे हैं Mg2C3 की। अब क्वेश्चन अक्सर आता है हमारे पास कि सर कैल्शियम कार्बाइड जो होता है ये तो एसिटिलीन गैस दे देता है, ये प्रोपाइन गैस क्यों देता है C3H4? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना तो ये ऐसा होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, माइनस 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 और यहां पे है Mg2+ और यहां पर है Mg2+। देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर है Mg2C3 का, है ना? कितना खूबसूरत इक्वेशन, कितना खूबसूरत स्ट्रक्चर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दैट कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत ही
बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। यहां तुम क्लियर देख पा रहे हो ये बॉन्डेड कैसे है। तो जब हम इसके पास ना वाटर ले जाते हैं तो होता क्या है, यहां पे Mg2 प्लस 2OH माइनस के साथ कनेक्ट हो जाता है और दो जो H प्लस है ना पानी के, एक यहां पर एक H यहां पर कनेक्ट हो जाते हैं, एक H यहां पर एक H यहां पर और दो OH यहां पे कनेक्ट हो जाते हैं। तो हो क्या गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O CH2 या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और यहां से हो गया CH3 CH4। तो क्या बन गया C3H4 बन गया। तो अब आई थिंक आप कभी भी नहीं भूलोगे कि मैग्नीशियम कार्बाइड कैसे वाटर से रिएक्ट करता है। तो यहां पर X क्या बन रहा है, प्रोपाइन C3H4 बन रहा है और Y क्या बन रहा है, मिथेन। तो यहां पे प्रोडक्ट एक जैसे नहीं है, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया क्योंकि हमसे पूछा गया कि इसमें सेम है, एक जैसे हैं। आगे हम आते हैं सेकेंड में, ठीक है। ये NH4NO3 को हीट किया गया है और डाइक्रोमेट को हीट किया गया अमोनियम। आपको पता है मैं कई बार इस वीडियो में बता चुका हूं, सीधा सा इसका ट्रिक मैंने आपको बताया है। ट्रिक वाली वीडियो आपके पास आई थी शुरू में, कई मैंने ट्रिक्स के वीडियो दिए हैं। मैंने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चंस में ना वाटर निकाल दो, मैक्सिमम कितना पानी निकल सकता है, 4 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2H2O निकल गया, जो बचा उसको लिख दो, तो 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन बच गया हमारे पास, तो हमारे पास हो गया N2O। तो इसमें पानी को छोड़ के हमसे पूछा गया तो इसमें N2O गैस निकल रही है और अगले में हमसे बोला गया है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, मिला दो इसको एक साथ N2H8Cr2O7 निकालने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझते क्या बन रहा है। मैंने क्या बोला था पहले, मैक्सिमम पानी निकाल दो, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 4 हाइड्रोजन, तो 4H2O हमने निकाल दिया। अब देखो 4 ऑक्सीजन निकल गया, बच गए 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे Cr, तो क्या बन गया Cr2O3 और लास्ट में क्या बच गया, 2 नाइट्रोजन बच गया। तो पहले वाले केस में N2O गैस निकल रही है और दूसरे वाले केस में नाइट्रोजन निकल रही है, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है, सही नहीं है, दोनों X और Y अलग अलग है। तीसरे में आते हैं NH4Cl, ओह दैट्स अ beautiful reaction. Let me explain how. NH4Cl तो रिएक्शन करवाया गया एक्वस NH4Cl का रिएक्शन करवाया गया है एक्वस NaOH के साथ। तो बेटा ये क्या होता है ना, सबसे पहले ये बनाता है NH4OH और साथ ही साथ हमारे पास यहां पे बनता है NaCl। अब NH4OH अनस्टेबल होता है, ये धीरे धीरे अमोनिया और वाटर में डिसोशिएट हो जाता है। तो जो पानी के अलावा गैस निकल रही है ना, वो अमोनिया निकल रही है। तो यहां पर X हमारा हो गया अमोनिया। अब आप इसको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर आप एडवांस और एम्स लेवल तक आपकी तैयारी है, अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आया है बहुत बढ़िया से, तो आपको पता है कि अगर हम NaNO3 या ठीक है या KNO3 या सीधा बोलें कि जो एल्कलाई मेटल्स के नाइट्रेट होते हैं, अगर हम इसको एल्यूमिनियम के एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ AlNaOH के साथ हीट करते हैं, उस कंडीशंस में ये बना लेता है AlOH का होल 4 माइनस, यहां लग जाएगा बैलेंस करने के लिए N और साथ में निकलेगा अमोनिया। मैं फाइनली बता रहा हूं, एडवांस एम्स लेवल तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और अगर नीट और मेंस में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए तो ये क्वेश्चंस आपका नेगेटिव करवा सकता है, खासतौर पे ये इक्वेशन याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना। नाइट्रेट आयन को एल्यूमिनियम का बेसिक सॉल्यूशन या जिंक का बेसिक सॉल्यूशन अमोनिया में इसको कन्वर्ट कर देता है, याद रखना। लास्ट टाइम बोल रहा हूं, नाइट्रेट को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है एल्यूमिनियम का एल्कलाइन सॉल्यूशन या जिंक का एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो क्या हमने देखा, ऊपर वाले इक्वेशन में भी अमोनिया, नीचे वाले इक्वेशंस में भी अमोनिया निकल रही थी। इसका मतलब क्या है, सी हमारा सही है, ठीक है। अब मल्टीपल हो सकता है क्योंकि हमारे ऑप्शन A B B C D ऐसे हैं, ठीक है। जिंक प्लस द डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, बहुत कॉमन सा रिएक्शंस है, मैं वही बात बार बार नहीं करने जा रहा जो मैंने 4-5 वीडियोस में की। आपको पता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक हो गया, पैसिव मेटल हो गया, NO गैस देता है। तो जिंक और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कौन सी गैस आएगी, NO गैस। सिल्वर पैसिव मेटल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कौन सी गैस आएगी, NO। तो यहां पे D में भी X और Y सेम है और C में भी X और Y सेम है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CD। तो अभी जो मैंने बताया इसका 2 मेन पार्ट था जो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पहला Mg2CO3 कैसे प्रोपाइन गैस रिलीज कर रहा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है, रेयर है, जल्दी दिखेगा नहीं, बट आप उसको याद रखें। अब याद क्या रखना, समझ ही गए हो इसके। और हम नेक्स्ट एक बात कर रहे थे कि नाइट्रेट को अमोनिया में कौन कौन से मेटल का अल्कलाइन सॉल्यूशन रिड्यूस कर पाता है। बिल्कुल क्लियर है, फटाफट ऐसे कुछ शानदार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कुछ और बहुत ही क्लासिकल और शानदार क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेईई मेंस, नीट, एडवांस
ओलंपियाड के कंसेप्ट बूस्टर का काम करेंगे। ध्यान से समझना, रैंक बूस्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेसिक मेंस और नीट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होगा जब हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन ठंडे और डाइल्यूट एक्वस NaOH के साथ करवाएंगे। बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है जो आई थिंक मोस्टली बच्चों का सही हुआ होगा। बेटा यहाँ पे दो लॉजिक होता है कि Cl2 को अगर आप NaOH सॉल्यूशन के साथ, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन करवाओगे और अगर ये कोल्ड होगा ना बेटा, तो दो चीज होती है। पहला क्या कि ये NaCl और NaOCl बनाती है, NaCl और NaOCl फॉर्म करती है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा इक्वेशन है, इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने इसका शॉर्टकट और ट्रिक भी आपको बताया, ये काम कैसे करता है। ठीक है, बहुत बेसिक सा इक्वेशन था। अच्छा, दूसरी चीज, अगर आपको क्लोरीन के साथ NaOH का सॉल्यूशन दिया गया है और दिक्कत क्या है कि ये एक हॉट है, गर्म सॉल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनेगा NaCl प्लस NaClO3। ये कुछ ऐसे इक्वेशंस हैं जो आप बहुत बेसिक इक्वेशंस हैं। अगर आपने NCERT पढ़ी होगी, अगर आपने बोर्ड की अच्छे से तैयारी की होगी तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। बट मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको जेईई मेंस और नीट ने प्रीवियस काफी टाइम से ऐसे क्वेश्चंस को पूछा है। ये क्वेश्चन पूछता आया है कि क्लोरीन गैस को हम जब डाइल्यूट कोल्ड एक्वस NaOH में डालेंगे तो क्या होगा, हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH में डालेंगे तो क्या होगा। तो याद रखना, ठंडे केस में NaCl प्लस NaOCl बनता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइपोक्लोराइड, और गर्म के केस में NaCl सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोरेट बनता है। मैंने इस पर डिटेल वीडियो दी है, अगर आप पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमने इस पे ट्रिक बताया, इसके मैकेनिज्म बताई, सब कुछ बताया, क्लियर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां हमसे बात किया जा रहा है कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है इनके बहुत सारे प्रॉपर्टी एक जैसे होते हैं क्योंकि इनका डायगोनल रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल सही है। तो कौन से स्टेटमेंट इनके करेक्ट हो सकते हैं? पहली बात तो ये समझिए, ये एडवांस फैशन का क्वेश्चन है और एम्स लेवल का है, बट उतना भी ज्यादा टफ नहीं है जितना आप सोच रहे होगे इस क्वेश्चन को। लेकिन हाँ, मैं बता दूं, इसके सारे ऑप्शंस अपने अंदर बहुत गुर रहस्य को रखते हैं, बहुत सीक्रेट इनके अंदर कंसेप्ट्स हैं। तो समझना, सबसे पहली बात हमसे बोला गया है कि लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट हीट करने पर NO2 और O2 देते हैं। मैंने कई वीडियोस में बेटा आपको ये बात बताई है, लिथियम और मैग्नीशियम साइज काफी छोटा होता है, फजांस रूल वर्क करता है, हीट करेंगे Li2O प्लस NO2 प्लस O2 देगा। डायगोनल रिलेशनशिप मैग्नीशियम के साथ है। अगेन जब आप मैग्नीशियम नाइट्रेट को हीट करेंगे बिल्कुल उसी फैशन में ये MgO प्लस NO2 प्लस O2 देगा। बहुत कॉमन सा इक्वेशन है, दिमाग में सेट करो। लिथियम और मैग्नीशियम के नाइट्रेट हीट करने पर NO2 गैस देते हैं। यहां पर लिथियम सिंगल एक ऐसा एल्कलाई मेटल का नाइट्रेट है जो हीट करने पर NO2 गैस देता है। सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीसियम नाइट्रेट, इनमें से कोई भी नाइट्रेट हीट करने पर NO2 गैस नहीं देता है। जब आप उसको 800 डिग्री सी से ज्यादा हीट करोगे तो वो मेटेलिक नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे NaNO3 को हीट करेंगे तो वो NaNO2 प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। मैंने डिटेल में इस पे बात की है, लेकिन सिंगल ऐसा एक्सेप्शन है लिथियम नाइट्रेट। लिथियम का साइज बहुत छोटा है, ये नाइट्रेट के क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोवेलेंट नेचर बढ़ जाता है जिससे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो हीट करने पर ये NO2 गैस रिलीज कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा, दोनों के कार्बोनेट बेसिक होते हैं। अब देखो, ये आपने याद कर लिया है तो फिर तो सही है, लेकिन अगर आपके रीजन पूछ दिया जाए ना तो ये देखने में छोटा लग रहा है बट बहुत ही गंभीर क्वेश्चन है। कैसे, समझो। हम अगर बात करते हैं लिथियम कार्बोनेट की Li2CO3 की, ठीक है, तो ये बना किससे है? ये बना है LiOH से और ये बना है H2CO3 से। अगर हम बात करते हैं HSAB प्रिंसिपल की, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल की, तो LiOH क्या है? ये एक हार्ड, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है। तो Li2CO3 जो हमारे पास हो जाए वो बेसिक कार्बोनेट हो जाएगा, क्योंकि H2CO3 जो इसका एनायोनिक पार्ट है वो एक वीक एसिड से आया है और जो इसका कैटायोनिक पार्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, इसीलिए एक बेसिक कार्बोनेट है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं तो यहां पर ये आया है MgOH होल ट्वाइस से, मैग्नीशियम वाला पार्ट कैटायोनिक पार्ट और एनायोनिक पार्ट आया है H2CO3 से। तो सीधा सा लॉजिक है, H2CO3 काफी Pa पुअर एसिड है और MgOH होल ट्वाइस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसीलिए अगेन ये एक बेसिक कार्बोनेट हो गया। तो अगला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बोथ फॉर्म सॉल्यूट बाइकार्बोनेट। ओह, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। हाउ? आपको पता है जितने भी एल्कलाई मेटल के बाइकार्बोनेट है ना, हाँ, जितने भी एल्कलाई मेटल के बाइकार्बोनेट होते हैं
सिवाय लिथियम को छोड़ के बाकी सारे सॉलिड व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। आपने देखा होगा बेकिंग पाउडर, आपने देखा पोटेशियम बाइकार्बोनेट देखा, वो सब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लिथियम बाइकार्बोनेट ही एक ऐसा बाइकार्बोनेट है, भूलेंगे नहीं, LiHCO3 सिंगल एक ऐसा बाइकार्बोनेट है दैट ओनली एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन, जो केवल सॉल्यूशन में ही पाया जाता है। इसका सॉलिड फेज नहीं कुछ होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा लिक्विड फेज में ही होता है। कभी टाइम मिला तो इस पे बताऊंगा, लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी इस पे काफी चीजें आपको बताई हैं कि LiHCO3 सिर्फ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। और आगे तो आपको सोचना ही नहीं है, जितने भी सेकंड ग्रुप के बाइकार्बोनेट होते हैं वो सब के सब सॉल्यूशन में ही पाए जाते हैं, चाहे वो बेरिलियम कार्बोनेट हो, बेरिलियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट हो या बेरियम बाइकार्बोनेट हो, सब के सब पाए जाते हैं सॉल्यूशन में। तो ये कहना कि दोनों के दोनों जो होते हैं सॉल्यूट बाइकार्बोनेट फॉर्म करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बोथ फॉर्म नाइट्राइड है, ये तो हर कोई जानता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के दोनों स्टेबल नाइट्राइड बनाते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी दिया था, ये लिथियम नाइट्राइड बना लेगा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। चारों स्टेटमेंट सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D A B C D। कितने क्लासिकल प्रॉपर्टीज थे, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसमें पीरियोडिक टेबल को मिक्स किया गया था ब्लॉक केमिस्ट्री के साथ। तो पीरियोडिसिटी का प्रॉपर्टी था, अगर आपने रट्टा मारा होगा तब तो आप हो सकता है सही हो सकता है नहीं भी, एग्जाम में कंफ्यूज रहोगे, लेकिन बेटा अगर वो कंसेप्ट पता है कि कौन सा सोल्यूब होता है, कौन सा इनसोल्यूब होता है, कौन NO2 गैस देता है, किसकी क्या प्रॉपर्टी है, कौन फॉर्म करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल किसी भी तरह का एग्जाम में डाउट नहीं रह जाएगा अगर ये सारी चीजों को पहले से पता है तो। आगे आते हैं। ओके, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रॉपर्टी बेस्ड, मेंस और नीट लेवल पे, ये काफी पहले दिखा भी है एग्जामिनेशंस में, AIPMTs में मीन्स ये, हाँ ये AI-EEE में भी क्वेश्चन पूछा गया कि कंटेनर है जिसमें एक मिक्सचर X रखा गया है, उसमें थोड़ा सा हम छेद कर देते हैं और उसको समुद्र में सी में फेंक देते हैं तो एक गैस निकलती है जो जलती है, तो जो होम सिग्नल का काम करती है। क्या एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, आप सबको पता है होम सिग्नल में जो कंपाउंड का मिक्सचर हम यूज करते हैं ना बेटा, वो होता है कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड का। होता क्या है कि वह कंटेनर होता है जिसमें छेद करके हम उसको समुद्र में सी में फेंक देते हैं, ठीक है। वो सिग्नल कैसे काम करता है, जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ना तो कैल्शियम फॉस्फाइड पानी से रिएक्शन करके पहले फॉस्फीन गैस बनाता है, फॉस्फीन गैस में अपने आप आग जाती है। जब फॉस्फीन में आग लगती है तो साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम कैल्शियम कार्बाइड भी पानी से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बाइड कौन सा गैस बनेगा, CH2, मैंने अभी भी बताया एसिटिलीन गैस। तो एक मिक्सचर बनता है आपको किसका, फॉस्फीन गैस का और एसिटिलीन गैस का। अब आपको पता है फॉस्फीन गैस एयर के कांटेक्ट में ही जल रही है, तो इससे इग्निशन टेंपरेचर मिलता है एसिटिलीन गैस को और एसिटिलीन भी जलने लगती है। तो एक काफी धुआं वाला, काफी ब्राइट कलर का धुआं के साथ ये आपको एक मिक्सचर फॉर्म होता है जो होम सिग्नल का काम करता है। तो यहाँ पे दो गैसेस बन रही है, अगर गैस वाले क्वेश्चन आए तो फॉस्फीन और एसिटिलीन गैस, और कंपाउंड का मिक्सचर आए तो कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, ये रहा कैल्शियम कार्बाइड और ये रहा कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम क्लोराइड ना, बिल्कुल नहीं। कैल्शियम नाइट्रेट ना, इससे बनेगा अमोनिया गैस और कैल्शियम क्लोराइड से कुछ नहीं होगा, ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो CaC2 के साथ एसिटिलीन गैस आएगी और CH3P2 के साथ फॉस्फीन गैस आएगी। इसी दोनों का यूज किया जाता है होम सिग्नल में। तो करेक्ट आंसर हो गया A और C, ऐसा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। कितना बेटा बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है, इन सारे कंसेप्ट को पैरेलली लिखते जाओ और डेली सुबह उठ के एक बार इसको पढ़ना, रिवीजन करते रहना। पूरी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया आपका रैंक होने जा रहा है। फटाफट रैंक बूस्टर के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़। ओके बेटा, रैंक बूस्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन एडवांस में भी काफी नजर आए हैं। IIT रुड़की वाले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में भी ये पूछे जाते थे, ओलंपियाड में, EEE में, AIPMT में, ऑलमोस्ट ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। इसमें कुछ ऐसे लाइंस हैं जो बहुत कॉमन है उन क्वेश्चंस के साथ जिनकी मैं बात कर रहा हूं, तो ध्यान से समझना। सबसे पहली बात बोला गया है कि सोडियम सॉल्ट है एक ऑर्गेनिक एसिड X का, जो कि H2SO4 के साथ कुछ गैसेस, बुदबुदाहट देता है, कुछ गैसेस देता है और देन आफ्टर ये रिएक्ट करता है एसिडिफाइड एक्वस CaCl2 के साथ और व्हाइट प्रॉपर्टी देता है और ये एक एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को डीकलराइज करता है। बस ये मेन लाइन ना अपना ये है कि ये KMnO4 को डीकलराइज कर देता है। और आपको बहुत बढ़िया से पता है जब भी ये लाइन आता है तो इसका मतलब हो ना हो C2O4 2- ऑक्सलेट की बात की जा रही है, ठीक है। अंतिम लाइन आपको सारी जानकारी दे देगा, लेकिन अब जरूरी नहीं कि आपको लास्ट लाइन पता हो। आपको हो सकता है बात नहीं पता है तो हम शुरू के लाइन पे ज्यादा आपका टाइम लेगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे? इन्होंने बोला कि एक सॉल्ट है जो H2SO4 के साथ कुछ बबलिंग्स देता है, गैसेस की कुछ बबल्स देता है। अब आपको पता है
कि बहुत ध्यान से देखो तो सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम एसीटेट ये तीनों के तीनों ना एक जैसे ही हैं, सिंपल। और इनके साथ ना किसी भी तरह का CO2 गैस या कोई गैस नहीं आता। लेट्स से अगर मैं एसिटिक एसिड ही ले लूं CH3CONA और अगर आप इसको H2SO4 के साथ रखोगे ना, कोई गैस वैस निकलने नहीं आ रहा, ये बन जाएगा CH3COOH और साथ ही साथ बन जाएगा ये NaHSO4। ठीक है, ये एसिटिक एसिड और सोडियम बाइसल्फेट का सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है, कोई गैस नहीं निकल रही। ऐसा ही बेंजोएट में होगा, ऐसा ही फॉर्मेट में होगा, ऑर्डिनरी कंडीशंस में, फॉर्मेट के साथ ऑर्डिनरी कंडीशंस में। लेकिन सबसे बढ़िया ऑप्शन है सोडियम ऑक्सलेट। अब बेटा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं ये काम कैसे करेगा। Na2C2O4 जब आप इसको H2SO4 के साथ लेंगे और इसको बोला गया इसके साथ रिएक्शन थोड़ा सा शेक करो टेस्ट ट्यूब के को या हीट कर दो, उस कंडीशंस में ये आपको प्रोड्यूस करने जा रहा है Na2SO4 प्लस H2O। और जो गैसेस की बबलिंग हो रही है ना वो CO और CO2 के वजह से हो रही है। तो भूलेंगे नहीं कि सोडियम ऑक्सलेट या पोटेशियम ऑक्सलेट या एल्कलाई मेटल के ऑक्सलेट्स सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा हीट करने पे ये कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस एट द सेम टाइम प्रोड्यूस करते हैं। बहुत कॉमन प्रॉपर्टी है बेटा, प्लीज याद रखना, प्लीज याद रखना, ये खूब काम आएगा आपको कि सोडियम ऑक्सलेट जो होता है H2SO4 के साथ CO और CO2 दोनों गैसेस रिलीज करता है। ठीक है, आगे आते हैं। बोला कि CaCl2 से रिएक्ट कर रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे? अब अगर आप Na2C2O4 का रिएक्शन CaCl2 के साथ कर दोगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ये 2NaCl के साथ मिल जाएगा और कैल्शियम इसके साथ आ जाएगा। मैं पहले भी ट्रिक बता चुका हूं इसको कैसे लिखते हैं। तो CaC2O4 प्लस 2NaCl आ जाएगा। तो ये कैल्शियम सॉल्ट है और आपको पता है इसका व्हाइट पीपीटी आता है, तो ऑब्वियसली कैल्शियम ऑक्सलेट का व्हाइट पीपीटी आ रहा है। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। और तीसरा इन्होंने बोला है ये KMnO4 को डिक्लोराइज कर देता है। हाँ बिल्कुल कॉमन सा है, हम इसको रिडॉक्स में भी पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। C2O4 2- के साथ जब अपन रिएक्शन करवा देंगे किसका बेटा, KMnO4 के एसिडिक सॉल्यूशन का प्लस H+ के साथ, तो आपको पता है ये +7 से चला जाएगा +2 में, है ना। और यहाँ पर जो गैस रिलीज होगी CO2 गैस रिलीज होती है और डिक्लोराइज हो जाता है। जो हमारा पिंक लाइट पिंक कलर था अब वो कलरलेस हो जाता है Mn+2 में। तो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है सोडियम ऑक्सलेट। तो इन लाइंस को प्लीज मत भूलना, ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आपको कई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस दी है, वहां पर भी मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इससे मिलते जुलते कई क्वेश्चंस वहां भी आपको नजर आए होंगे। अगर आपका ये बहुत सही हुआ है तो बहुत बढ़िया, मतलब आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो एक लंबे टाइम से, क्योंकि हमने ऐसी चीजें कुछ मंथ पहले भी आपको करवाई हैं। आगे आते हैं। बोला गया है कि यहां पर ZNO का रोल क्या है। अब आपको पता है कि Sb, Zn, Pb, As, Sn, Al ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कि एम्फोटेरिक मेटल के जैसा बिहेव करते हैं। हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी धातु, एम्फोटेरिक मेटल। हिंदी वाले भी ध्यान से सुनो, एम्फोटेरिक मेटल के जैसा बिहेव करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाने की कैपेसिटी रखता है। तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ZNO, सीधी सी बात है, हम देख रहे हैं कि सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट क्या है बेटा, एक सॉल्ट है। और एक सॉल्ट किससे बना है, एक एसिड और बेस से बना है। अब आपको पता है Na2O तो बिल्कुल भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड नहीं है, एक एल्कलाई मेटल का ऑक्साइड है, मतलब ये हाईली बेसिक है। और ये हाईली बेसिक है और सॉल्ट दे रहा है, तो कब देगा, जब ये एक एसिड से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर ZNO एक एसिड के जैसा रिएक्ट कर रहा है। आगे हम देखते हैं CO2, आपको पता है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड। तो ZNO यहां पर कैसा काम कर रहा है, बेस के जैसा। तो ऑप्शन हो जाएगा एसिड बेस। चलिए एसिड और बेस, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। एम्फोटेरिक मेटल Sb, Zn, Pb, As, Sn, Al ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक मेटल हैं, जरूरत पड़ने पर एसिड के जैसा बिहेव करते हैं, कभी कभी बेस के जैसा भी बिहेव करते हैं। तो यहां पर जिंक दिया गया था, आपने क्लियर देख लिया कैसे काम करता है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड कई कंसेप्ट्स आपको इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म 1, इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म 2 वाली वीडियो में भी आपको बताई है। तो ये इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म का एक बेसिक सा क्वेश्चन था, मेंस और नीट लेवल का। आगे बढ़ते हैं। Oh, that's a beautiful question. Again, structural questions. ये मेंस और एडवांस दोनों लेवल को टच कर रहा है। हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो S और S बोला गया है कि S सिंगल बॉन्ड S बॉन्ड प्रेजेंट होता है H2H2O6 में। चलो चेक करके देखते हैं प्रेजेंट होता है कि नहीं। तो हमें नहीं पता ये क्या होता है, नो आइडिया। आपने याद नहीं किया, मैं मान लेता हूँ आपको नहीं पता। चलिए गेस करते हैं कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि इसमें SS बॉन्ड है, तो SS बॉन्ड है तो चलिए SS बॉन्ड, अब कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब है कि ऐसे कनेक्ट होगा हाइड्रोजन OH। अब बचते हैं हमारे पास कितने ऑक्सीजन, 2 यहाँ यूज
यूज हो गए 4 ऑक्सीजन, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। देखो बिना कुछ किए मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। पहले मैंने मान लिया कि एसएस लिंकेज है, सेटिस्फाई करके हमने देख लिया तो बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा, सारे के सारे सल्फर 6 में नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो एसएस लिंकेज है, हाँ जी बिल्कुल है इसके अंदर। आगे हमसे पूछा गया है इन पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 S का ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, आपको पता है ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। सल्फर का मैक्सिमम 8 होता है। वैसे ही जिस एसिड की बात कर रहे हैं वो ये है S डबल बॉन्ड O, इधर से OH, यहां से OOH, आई थिंक H2SO5, इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक और नाम है कैरोज एसिड, प्रोफेसर ह्यू कैरोज के नाम पे है कैरोज एसिड, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कभी भी +6 से ज्यादा सल्फर का नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। फिर बोला गया है कि कॉपर पाउडर along with Al2O3 and K2O is used as a catalyst in the preparation of ammonia and Haber process। नहीं गलत है, कॉपर पाउडर नहीं यूज करते, जो कैटलिस्ट यूज होता है ना बेटा वो आयरन पाउडर होता है, आयरन पाउडर प्रोमोटेड विथ Al2O3 एंड K2O, तो कॉपर पाउडर तो यूज नहीं होता, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। चेंज इन एंथैल्पी इज पॉजिटिव फॉर द प्रिपरेशन ऑफ SO3 बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ SO2, आई थिंक नहीं, ये भी गलत है। कैसे बेटा? देखो SO2 को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं ना कांटेक्ट प्रोसेस में, जब हम SO3 में जा रहे होते हैं तो यहाँ जो डेल्टा H है ना, वैसे भी आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जनरल केसेस में ऑक्सीडेशन नॉर्मली केसेस में एक्सोथर्मिक ही होते हैं। मैं आपको डेल्टा H बता देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव होता है -196 किलो जूल पर मोल, लगभग में 195 से 197 किलो जूल पर मोल के आसपास एक्सोथर्मिक होता है। तो इन्होंने लिखा पॉजिटिव, सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट पहला वाला ही है कि SS बॉन्ड परसेंट है H2H2O6 में। मैंने बिना कुछ किए आपको स्ट्रक्चर बता दिया। उम्मीद है आप ऐसे ही कई स्ट्रक्चर्स और भी बना सकते हो। एक ऑक्सीजन और रहेगा, बीच में एक SOS लिंकेज दे दो, या एक उधर OOH लिंकेज दे दो। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो स्ट्रक्चर्स पे हैं, और मैंने आपको 3 वीडियोस दी हैं ऑक्सी एसिड्स पे, 2 थ्योरेटिकल वीडियोस, एक प्रॉब्लम वाली वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने इसीलिए वो वीडियोस दी थी कि रैंक बूस्टर में आप तैयार हो सको। अगर फिर भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो टाइम निकाल के उसको देख लो। और वैसे तो मैं यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो तो मैं देता ही जा रहा हूं। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, कुछ और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। बहुत ही रैंक बूस्टर का बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका मैंने शॉर्टकट आपको बताया है। अगर आपको वो पता होगा तो आप फटाफट इसको बना लोगे। बोला गया कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्टली गिवन है, कॉम्बिनेशन करेक्टली गिवन है। तो यहां पर 2 रिएक्शंस आप देख रहे हो। मैं आपको पहले से शॉर्टकट बता चुका हूं इसका, क्या कि P4 व्हाइट फास्फोरस के साथ 2 रिएक्शन होती है सल्फर के ऑक्सीक्लोराइड के साथ, एक SOCl2 के साथ मतलब थायोनाइल क्लोराइड के साथ, और दूसरा होता है SO2Cl2 के साथ। इसका ट्रिक मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन जितना कम होगा ये उतने हैलोजेंस को कैचअप करेगा, तो ये बनाएगा PCl3। यहां ऑक्सीजन ज्यादा है तो ये बनाएगा PCl5, और बाय प्रोडक्ट में हमेशा निकलता है SO2, और यहां पर भी निकलेगा SO2। फर्क बस इतना है कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ एक नई चीज निकलती है H2Cl2, और यहां पे ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं निकलता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई और मेडिकल के लिए, बिकॉज H2Cl2 को बनाने का एक बहुत ही शानदार मेथड है। तो यहां ये चेक करते हैं, ऐसा कुछ है P4 + SOCl2, PCl3 सही है, SO2 बाय प्रोडक्ट सही है, H2Cl2 सही है। अगर आपको वो ट्रिक पता है तो ये आंसर सही निकलेगा। मैंने बोला था ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, वहां पे 3 में था, यहां पे 5 में जाएगा, तो PCl5 सही है। SO2 बाय प्रोडक्ट में हमेशा ही रहेगा, और मैंने ये भी आपको बताया था सिर्फ थायोनाइल में ही SO2Cl2 निकलता है, ये कभी भी सल्फ्यूराइल क्लोराइड में नहीं निकलता है, मतलब ये भी इक्वेशन सही है। चलिए अब हम आते हैं इसमें ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड के साथ H2O का रिएक्शन। देखो मैंने इसमें भी आपको एक ट्रिक बताया, क्या कि XeF4 के केस में जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो आपको ज़ेनॉन तो आएगा ही, साथ ही साथ XeO3 आएगा। याद रखना ऑक्सीजन एक नई चीज यहां निकलती है, लेकिन इसी ट्रिक को अगर हम XeF6 पे लगाएंगे, इसका बहुत ही मैंने छोटा सा ट्रिक बनाया था, बहुत फनी सा ट्रिक था। XeF6 पे अगर हम H2O लेंगे तो आप क्या करें, सबसे पहले कि यहां से ना आप ना दो हाइड्रोजन को 2 फ्लोरीन दे दी, तो 2 हाइड्रोजन से 2 फ्लोरीन यहां से निकाल लें, तो 2HF निकल गया, और क्या बच गया, Xe बच गया, एक O लगा दो, O बच गया, और F4, ठीक है। फिर से आप दे दो XeOF4 को, फिर से एक H2O दे दो, तो यहां से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन निकाल दो, तो 2HF निकल गया। अब यहां क्या बच गया, एक बच गया Xe, एक O इसका, एक O और आ गया O2F2। फिर से क्या करो, एक और दे दो, तो XeO2F2 को फिर से एक बार H2O दे दो बेटा, तो क्या हो जाएगा
ये F2 और 2H निकल गया और एक ऑक्सीजन लगा दो, तो ये हो गया HCO3 और 2HF। मैंने ऐसे कई शॉर्टकट एंड ट्रिक्स आपको बताए हैं। तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद जब सबको आप ऐड करोगे ना, ये है ना, आपका ये सब कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, HCF6 प्लस 3H2 गिव्स HCO3 प्लस 6HF। तो यही तो हमारे पास है HCF6। मैं बैलेंस अगर करूं तो यहां पे लिख दूंगा 3H2O और यहाँ पे हो जाएगा HCO3 और यहाँ पे हो जाएगा 6HF हमारे पास निकल के आएगा। मतलब ये भी इक्वेशन सही है और ये इक्वेशन रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मिसिंग है, ऑक्सीजन होना चाहिए। तो आंसर हो गया ACD। चलिए ऐसा है क्या हमारे पास, ACD नहीं ABD, हाँ ABD करेक्ट। चलिए आगे आते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप में ये दिख सकता है। मैंने इसको ऑप्शंस दे दिए हैं आपको 2, 4, 5, 8। आपको बोला गया किस, ये सारे के सारे डायमर में पाए जाते हैं और आई थिंक ये BH3 है, हाँ डायमर में पाए जाते हैं। और डायमर बनाने के लिए किसको किसको वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले AlCl3, आपको बहुत बढ़िया से पता है कि AlCl3 को जरूरत होती है। कैसे, Cl 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 और यहां से आपके पास हो जाएगा Cl Cl Cl, ये इसके साथ और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, तो इसको तो जरूरत होती है। अच्छा आते हैं BH3। BH3 में भी आपको पता है कि यहाँ पे बनाना बॉन्डिंग होती है। मैं इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दे चुका हूं। यहाँ पर भी वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत होती है, ऐसे बनाना बॉन्डिंग होती है। तो चलिए BH3 भी, इसको भी वैकेंट की जरूरत होती है। ClO3 नहीं, मैं इस पे बात करूंगा। ClO3 को नहीं होती, ICl3 को नहीं होती, NO2 को नहीं, ICl3 को होती है। ICl3 को होती है, देखो कैसे, ICl और यहां पर भी ICl, ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल के साथ, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ICl3 को भी जरूरत होती है। BeCl2 बिल्कुल वैसे ही BeCl2 को जरूरत होती है। BeH2 को भी जरूरत होती है। तो इनमें से बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टी है। अब ये तो मुश्किल बात नहीं है, अगर हमसे पूछा जाता किसको किसको जरूरत होती है तो थोड़ी सी ये दिक्कत वाली बात थी, लेकिन अगर जरूरत नहीं होती है ना तब तो बहुत आसान हो जाता है। कैसे, आपको पता है फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड O OH, आपको बहुत बढ़िया से पता है बेटा कि ये ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यूज करता है और ये बहुत बढ़िया से सेट हो जाता है। तो आपको पता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड ये डायमंड बनाते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसको जरूरत नहीं होगी। तो पहला हो गया। अच्छा ClO3, आपको पता है ClO3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका यूज करके ये कपलिंग कर लेता है, आपस में मिल लेता है, जिसकी वजह से इसको भी जरूरत नहीं होती। तो दूसरा हो गया ClO3। तीसरा NO2, मैं कई बार बता चुका हूं बेटा NO2 में कपलिंग होती है। और आप ये क्या मैं बताऊं बार बार, बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा। N डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसका एक और यहां से N डबल बॉन्ड हो, यहां O एक, ये दोनों मिल गए तो बन गया N2O4। तो यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत नहीं हुई, सिंपली इनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में एक नया सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो हमारे पास हो गया तीसरा NO2 तीसरा। अच्छा BCl2 को तो जरूरत थी, BH2 को भी जरूरत थी, ये डायमर में पाया जाता है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। और Cl में भी तो वही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, कपलिंग कर लेता है, 2 4 6 7 8, 2 4 6 ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। तो टोटल 4 ऐसे हैं जिनको जरूरत नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल की। क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप में भी पूछा जा सकता है। इन कंसेप्ट को ध्यान से देखना, केमिकल बॉन्डिंग का बहुत शानदार क्वेश्चन है। आगे आते हैं, कलर ऑफ Cr2O4। ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये बेटा एक इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके। आपको मैं एक बात बताऊं, आपने इसका नाम सुना होगा ऑरेंज येलो मैकेनिज्म, ऑरेंज येलो मैकेनिज्म या ऑरेंज येलो इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है बेटा, Cr2O7 2 माइनस प्लस OH माइनस और CrO4 2 माइनस और H प्लस, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब क्या है, डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में अगर आप OH माइनस डालोगे, मतलब बेस डालोगे, तो जो Cr2O7 का ऑरेंज कलर है ना, ये येलो CrO4 में कन्वर्ट होने लगेगा। और अगर CrO4 में एसिड डालोगे ना तो ये ऑरेंज बनने लगेगा। अब इसको याद कैसे रखें, तो मैं इसका ट्रिक बताता हूं आपको। वो क्या है कि देखो Cr2O7 का कलर कैसा होता है, ऑरेंज, तो O4 ऑरेंज और O4 OH, याद हो गया ना, O4 ऑरेंज एंड O4 OH। मतलब Cr2O7 ऑरेंज है तो इसमें OH डालेंगे तो येलो बन जाएगा। तो Cr2O7 की तरफ OH लगाना है और CrO4 2 माइनस उधर बचता है, उधर H लगाएंगे। तो आपने क्या देखा, अगर आप इसमें OH माइनस मिक्स करना स्टार्ट करो K2Cr2O7 के सॉल्यूशन में, धीरे धीरे ये येलो होने लगेगा। और अगर एसिड मिलाओगे सॉल्यूशन में, वो धीरे धीरे ऑरेंज होने लगेगा। हमसे क्या पूछा गया है कि CrO4 का कलर कौन कौन चेंज कर सकता है, तो CrO4 का कलर कौन चेंज कर सकता है, H प्लस, क्योंकि अभी मैंने बताया CrO4 के साथ H प्लस लगाओगे तो ये धीरे धीरे बैक आके ऑरेंज बनाने लगेगा। तो एसिड कहाँ कहाँ है, डाइल्यूट HCl कर देगा चेंज, अमोनिया बेसिक है नहीं करेगा,
एसिडिक एसिड कर देगा, NO2 गैस भी एसिडिक है, ये भी कर देगा, तो आंसर हो जाएगा ACD। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ACD। बिल्कुल क्लियर, किसी भी तरह का डाउट नहीं, फटाफट अंतिम सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, लास्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है मेटलर्जी का, ध्यान से देखें। आपसे पूछा गया है कि कैल्शियम सिलिकेट लेस डेंसर होता है मोल्टेन आयरन से। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में, तो आपको पता होगा कि नीचे आयरन रहता है और ऊपर में कैल्शियम सिलिकेट जो होता है ये स्लैग होता है जो ऊपर में फ्लोट करता रहता है। तो बिल्कुल सही बात है कि कैल्शियम सिलिकेट लेस डेंसर है मोल्टेन आयरन से, बिल्कुल सही बात है। कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट ऑक्साइड आउट के लिए, बिल्कुल सही बात है, हम इसीलिए करते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमारे पास लाइम स्टोन है तो हम इसका कैल्शियम करेंगे तो Ca कैल्सिनेशन करेंगे, C और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास कैलामाइन है, ZnCO3 हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर मॉइस्चर पहले से थोड़ा भी अवेलेबल है तो अगर हम मेटल ऑक्साइड को M2OX को अगर कैल्सिनेशन कर देंगे तो ये M2OX कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है कि कैल्सिनेशन यूज किया जाता है कार्बोनेट एंड ऑक्साइड के केसेस में, ठीक है। MgO कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटालिक मैग्नीशियम बाय हीटिंग विद जिंक मेटल, नहीं ये गलत है। इलिंगम डायग्राम अभी रिसेंटली मैंने वीडियो दिया है, आपको पता है क्या पता है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, ये इस एक्सिस पे हम क्या लेते थे, डेल्टा G F नोट लेते थे और यहां पर हम क्या लेते थे, टेम्परेचर। आपको पता है मैग्नीशियम वाला ग्राफ नीचे की तरफ है और जिंक वाला ग्राफ ऊपर की तरफ है। इसका मतलब है कि हम मैग्नीशियम का यूज करके जिंक को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जिंक का यूज करके मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि जो जितना नीचे है वो उतना बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब मैग्नीशियम बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है जिंक से, लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, MgO को ही रिड्यूस कर दो जिंक का यूज करके, मतलब ये गलत है। इस पे लिंगम डायग्राम पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, बहुत बढ़िया वीडियो है, आप प्लीज उसको देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एडवांस लेवल तक की वो वीडियो है, ठीक है। हम यहाँ आते, कॉम्बिनेशन ऑफ Zn और Pb डज नॉट अटेन ए कॉमन मेल्टिंग पॉइंट। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि Zn और Pb जो होते हैं ना, इमिसिबल होते हैं, दोनों मिलते नहीं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से कॉमन मेल्टिंग पॉइंट इनका एलॉय फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो कॉमन जो है ना मेल्टिंग पॉइंट इनका फॉर्म नहीं हो पाता। तो Zn और Pb को जनरली हमने सीधा सीधी जिंक लिया और Pb लिया, मिला दिया और हम सोचेंगे कॉमन MP आ जाए, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सही बात है, बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा। तो A B और D। चलिए 15 पे आते हैं। हमसे पूछा गया है कि कौन सा जो है वो एक जैसा गैस नहीं देगा। तो क्या कब, जब इसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करेंगे। आप देखो मेटल कैल्शियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस देगा, CaH2, सीधी सी बात है CaH2 और साथ में तुम ले लो क्या 2HCl, तो ये 2 मोल हाइड्रोजन दे देंगे 2H2 और साथ में बन जाएगा CaCl2, तो ये भी हाइड्रोजन दे रहे हैं, तो दोनों हाइड्रोजन दे रहे हैं। अब ये आपको पता है मेटलिक कार्बोनेट या मेटलिक बाइकार्बोनेट है, अल्कली मेटल क्या, ऑब्वियसली एसिड के साथ हीट करोगे CO2 गैस देगा, ये भी CO2 देगा, ये भी CO2 देगा। इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म में बता चुका हूं और बेसिक सी बात है, आप 9-10 से जानते हो कि मेटल के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को हीट करने पर डाइल्यूट HCl के साथ डाइल्यूट H2SO4 के साथ CO2 गैस देता है। तो बिल्कुल सही बात, दोनों CO2 देगा। यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही है, ये भी CO2 देगा, ये भी CO2 देगा। यहां आते हैं, अब आपको पता है मेटल के नाइट्राइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड क्या देते हैं, अमोनिया गैस, और फॉस्फाइड क्या देते हैं, फॉस्फीन गैस। अगर सल्फाइड होता तो क्या देते हैं, सल्फाइड गैस। अगर कार्बाइड होता H2S देते हो, कार्बाइड होता तो क्या देते हैं, CXHY हाइड्रोकार्बन देते हो। याद रखना, नाइट्राइड अमोनिया, फॉस्फाइड फॉस्फीन, सल्फाइड H2S, कार्बाइड हाइड्रोकार्बन देता है। समझ में आया? बहुत मेहनत के साथ बिना किसी स्वार्थ के आपके सामने पूरा लेक्चर प्रेजेंट किया गया। उम्मीद है आपको बहुत समझ में आया होगा और हम इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर बेटा हमारे सारे रैंक बूस्टर आप अटेंड करते हो, बहुत रैंक बढ़िया होगा, रैंक बहुत बूस्ट होगा। काफी मेहनत के साथ एक एक क्वेश्चन को डिटेल्ड वे में माइक्रो टू मैक्रो लेवल तक एक्सप्लेन किया गया है। काफी लंबे एनालिसिस के बाद हम डिफिकल्टी लेवल को मैप्ड करते हुए एक क्वेश्चन आपके पास ला रहे हैं। तो उम्मीद है आपको एफर्ट बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ हमारा एफर्ट कैसा लगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी और रिदम के साथ। तब तक MK सर जो हर वीडियो में बोलते हैं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।